हाँ बेटे आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे अब कोई फालतू की बातें नहीं और सीधे सीधे आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। कहाँ तक हमारा हो गया था ये बताओ। हम को सॉल्व बस कर रहे ये थे क्वेश्चन। अबे सर रुको यही यार, लास्ट में क्वेश्चन यही नंबर नहीं लास्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 18। 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में जो कैपिटल रिडक्शन का बचा हुआ अमाउंट था इसे ट्रांसफर करना था कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना? ऐसे ही कुछ था ना? यस 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 सर। सर। हाँ बेटे, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये थी बेटे हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की लास्ट एंट्री, ठीक है ना? नरेशन लिखे बेटे, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डन। यस सर। यहाँ पर बेटे हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और ये था शायद हमारा पॉइंट नंबर 6 तक। अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। कहाँ है अमलगमेशन वाला चैप्टर? ये रहा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 6 तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जी 2 सर। अप्रैल 2011 को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये एक अमलगमेशन में जाएंगे, एब्जॉर्प्शन बाय अडॉप्टिंग यूजिंग मर्जर मेथड मैक्स लिमिटेड। ये कह रहे हैं मैक्स लिमिटेड को अडॉप्ट कर लेंगे, वुड टेक ओवर द मिनी, मैक्स लिमिटेड वुड टेक ओवर द मिनी लिमिटेड, द परचेज कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड एज बिलो। Equity shareholder of Mini Limited will get the 50 equity share of ₹10 each fully paid up in exchange for every 5 share in Mini Limited. Okay. Will be given 50 equity share. Number of share of new company is equal to 50. Number of share of old company is equal to 5. तो बेटे परचेज कंसिडरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर को, और यहाँ पर भी एंट्री वेंट्री करके दिखानी है। इनकी एंट्री के लिए लगभग एक पेज की जगह और लग जाएगी। तो बेटे एक पेज की जगह छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देता हूँ। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ पीसी। हाँ बेटा, पीसी कैलकुलेट करना होगा ना सर? यस सर, यस यस यस। नेट पेमेंट मेथड। calculation of purchase consideration. Yes my boy, yes yes yes, we have to calculate the purchase consideration. मेथड कौन सी लगाएंगे आप? नेट जल्दी पेमेंट बताएं। मेथड। नेट पेमेंट मेथड। स्वैप रेशियो इतना इच्छा से दे दिया सर। हाँ बेटा, अपनी इच्छा से स्वैप रेशियो दे के बैठा है कुछ। बस और क्या, बढ़िया। नेट पेमेंट मेथड। आओ बेटे, सबसे पहले पेमेंट किसको होनी है? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मिनी लिमिटेड इन इक्विटी शेयर ऑफ मैक्स लिमिटेड। कितने शेयर इशू करोगे? तो बेटे मिनी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? सर मिनी लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल 1000 की है। हर एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ का है, यानी नंबर ऑफ शेयर देखा जाए तो नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पर 10,000 शेयर्स, ठीक है ना? यस सर। तो 10,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। नई कंपनी अपने 50 शेयर अलॉट करेगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 5 शेयर के बदले में। 1 लाख बोलो इक्विटी बेटे। शेयर्स। कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर। 1 लाख इक्विटी शेयर। और बेटे मैक्स लिमिटेड का हर एक शेयर कितने रुपए में इशू होगा ये बताओ अब। 10 रुपए। सर कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छा 10 रुपीज़ का फुली पेड अप शेयर इशू करेंगे तो यहाँ पर इशू प्राइस होगा ₹10 पर शेयर। तो टोटल शेयर यहाँ पर कितना हो गया? अमाउंट 10 लाख रुपीज़ का। अब पेमेंट किसको करनी है बेटे? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इक्विटी। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात आती है, तो पेमेंट होगा यहाँ पर इशू 9% प्रेफरेंस शेयर। इनके पास में पहले भी 9% थे, तो अब लिखेंगे पेमेंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ मिनी लिमिटेड। पेमेंट किस में होगी? पेमेंट इन 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ मैक्स लिमिटेड। फिर वही काम करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर देखना पड़ेंगे मिनी लिमिटेड के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे। सर टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 400 की, हर एक शेयर 100 रुपीज़ का था, यानी बेटे इनके नंबर ऑफ शेयर हैं यहाँ पर 4000 प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इन द रेशियो ऑफ 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ मैक्स लिमिटेड इन एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन मिनी लिमिटेड। इनको बेटे नंबर ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 4 शेयर इशू किए जाएंगे। कितनों के बदले में? सर हर 5 शेयर के बदले में। 32 शेयर। 3200 शेयर। 3200 शेयर आप इशू करेंगे और हर एक शेयर कितने का होगा बताओ बेटे? मैक्स लिमिटेड का हर एक प्रेफरेंस। क्यों प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू वगैरह रिड्यूस नहीं करी थी क्या अपन ने?
की तो थी। नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर कहाँ, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू रिड्यूस करी थी? प्रेफरेंस की नहीं की थी हमने सर, किसी इक्विटी शेयर होल्डर को बेटे ब्रेकअप किया था, सब डिवाइड किया था, 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए में कन्वर्ट किया था। प्रेफरेंस शेयर पहले भी 100 का था और बाद में भी 100 का ही है, ठीक है ना? हाँ तीन सर। लाख तो बीस यहाँ हजार। पर मैक्स लिमिटेड के शेयर जो भी इशू होंगे वो 100 रुपीज के इशू होंगे। बोलो बेटे कितना? 3,20,000। 3 लाख 20,000। 3,20,000। तो बेटे टोटल इसके बाद और भी है सर, इशू ऑफ 112% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर एवरी 12% डिवेंचर इन मिली लिमिटेड। इसको भी ले लूं बेटे पीसी में? नो सर, क्यों 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 क्यों? नो सर, ये शेयर होल्डर्स के शेयर सर पे सिर्फ फंड शेयर है होल्डर का इसमें। लेते हैं सर, क्या कर रहे हो सर? सुबह सुबह आपका दिमाग कहाँ चला गया सर? ओके, 13,20,000। तो ये कैलकुलेट हो गया बेटे तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन। आओ बेटे इसी परचेज कंसिडरेशन के भरोसे मिनी लिमिटेड को एब्जॉर्ब करना शुरू करें। बट रिमेंबर दिस इज द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो बेटे अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो कहाँ कहाँ क्या क्या बदलेगा, जल्दी बताओ। सर शेयर कैपिटल छोड़ के बाकी सब एक्वायर करेंगे। हाँ, सब एक्वायर करेंगे। सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होगी? बुक बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे। हाँ बेटा, बुक वैल्यू पे सर। अरे यार लो बेटे पहली एंट्री बनेगी यहाँ पर बिजनेस परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। जल्दी जल्दी फटाफट बोलना शुरू करो बेटे। बिजनेस परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹30,20,000 बाय ₹30,20,000 एंड टू लिक्विडेटर्स ऑफ मिनी लिमिटेड क्रिएटेड बाय 30,20,000। लिक्विडेटर ऑफ मिनी लिमिटेड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 13,20,000। नरेशन बोलो। बीइंग पीसी रिकॉर्डेड। बीइंग purchase परचेज बेटे consideration पीसी रिकॉर्डेड लिख मत देना एग्जाम में, तुम ये ना हो कि वहां पर पीसी लिख डालो। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। बेटे कॉपी चेक करने वाले वैल्यूअर का दिमाग अगर सही रहा ना तो ठीक, नहीं तो निपटाई देगा बेटे पीसीसी कहीं लिखा तो। आगे चलते हैं। लो बेटे बेटे मिनी लिमिटेड की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर करना शुरू करो। बेटे मिनी लिमिटेड की एसेट्स एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू में कहीं कोई चेंजेस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, इसका मतलब आप सारी की सारी एसेट को वैसे ही बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो सर सबसे नीचे पहले चेंज तो किया था ना हमने, रिडक्शन और कैपिटल रिडक्शन तो किया ही था हमने। क्रेडिटर्स चेंज किए थे, स्टॉक चेंज किया था। बेटे वो मैक्स लिमिटेड का चेंज किया था। अभी कौन सी कंपनी एक्वायर कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें पता है मिनी बेटे सिचुएशन क्या बनी है? सिचुएशन यहाँ पर ये बनी है, एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है मिनी लिमिटेड, ठीक है ना? हाँ, पहले मैक्स लिमिटेड का क्या होगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? पहले होगा मैक्स लिमिटेड का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होते से ही मैक्स लिमिटेड क्या हो जाएगी? मैक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड हो गई बेटे। यस सर। मैक्स लिमिटेड हो गई मैक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। बेटे जब ये इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद में इन्होंने मिनी लिमिटेड को अक्वायर करके बना दी बेटे एक नई कंपनी। अब नई कंपनी का नाम इन्होंने लिखा नहीं है और लिखा मैक्स लिमिटेड विल एब्जॉर्ब मिनी लिमिटेड, मतलब आखिरी में क्या बनेगी? मैक्स लिमिटेड ही बनेगी। और ये अमलगमेशन किस नेचर का है? ये अमलगमेशन है मर्जर वाला। तो पहले हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना? पहले हमने क्या किया बेटे? पहले हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद मैक्स लिमिटेड किस में कन्वर्ट हो गई? मैक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस में कन्वर्ट हो गई। अब हम बेटे मिनी लिमिटेड को अक्वायर कर रहे हैं। तो अब जब मिनी लिमिटेड को अक्वायर कर रहे हो तो किसकी एसेट्स और लायबिलिटी अक्वायर करोगे? मैक्स लिमिटेड की एसेट्स और लायबिलिटी देखोगे कि मिनी लिमिटेड की? मिनी लिमिटेड। तो मिनी लिमिटेड। तो बेटे मैंने तो मिनी लिमिटेड की एसेट्स में इंटरेस्ट है ना, ठीक है? मैक्स लिमिटेड की एसेट्स और लायबिलिटी में थोड़ा ना इंटरेस्ट है मेरा। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो चलो बेटे अब आगे चलो। तो आप यहाँ पर मिनी लिमिटेड की एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो मिनी लिमिटेड की पहली एसेट जो दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर कौन अदर सी? फिक्स्ड एसेट। अदर फिक्स्ड एसेट्स को मैं सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स लिख देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹760। डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹440। स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय बताओ जल्दी से ₹680। डन। कैश एट बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹130। 130। 130।
उसके बाद सर, बेटे इनके ओन पीछे डिबेंचर जीरो तो थे ही लगाओ। नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सर। अकाउंट का डेब, हाँ। जीरो तो लगाओ इनके पीछे। अच्छा, और 3 जीरो, वो तो आखिरी में इकट्ठा बेटे होलसेल में लगाता हूँ ना मैं। होलसेल में लगा। ये देखो बेटे, अपन रिटेल वाला काम ही नहीं करते बेटे, अपन मारवाड़ी टाइप के लोग हैं, अपना मेन धंधा होलसेल में होता है, ठीक है ना। रिटेल में तो ऐसा है कि संबंधों के चक्कर में दे देते हैं अपन रिटेल, वो बात अलग है। आगे चलें। और Yes, क्या sir. क्या रिकॉर्ड करना है सर? मिनी लिमिटेड की शेयर कैपिटल छोड़ के लायबिलिटी में जितने आइटम है सब रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो भाई। नहीं सर, इक्विटी शेयर वो छोड़ के। अब बेटे इक्विटी मतलब मैंने वही कहा ना, शेयर कैपिटल छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हाँ या ना, यही बोला ना मैंने। हाँ सर। हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी छोड़ देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी छोड़ देंगे, तो क्या बच गया सर? एक बच गया जनरल रिजर्व। उसको बैलेंसिंग लेकिन फिगर लेना है सर। हाँ, जनरल रिजर्व को सर अपने आप चुपचाप बैलेंसिंग फिगर आने दो। ओके सर, आ जाएगा। और आगे चलते हैं। फिर क्या था सर? इनके पास में इनका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले लो। कितना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 15,000। 15,000 का। और क्या लेना है सर? 12% डिबेंचर भी ले लो। ये लो बेटे, ये भी ले लिया 12% डिबेंचर। बोलो बेटे कितने रुपए के ले लूँ सर? 200,000 के 12% डिबेंचर भी ले लो। और क्या ले लूँ सर? सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ले लो। मैंने कहा ये लो बेटे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ले लो बेटे, 225 रुपीज़ का। डन, यस और नो? यस सर। इसके बाद बेटे और क्रेडिट करा दो बिजनेस परचेस अकाउंट। लो बेटे, मैंने बिजनेस 13,20,000 परचेस अकाउंट भी क्रेडिट करवा दिया। एंट्री बताओ बेटे। 13,20,000। अब जो भी 225 बैलेंसिंग फिगर करा आएगा दो। उसको उठा के जनरल रिजर्व में डाल देने का। बोलो। 2,50,000। 2,50,000 का आया बेटे सर जनरल। 225 के पीछे होलसेल वाले जीरो रह गए। अभी आएंगे ना बेटे होलसेल वाले, ये देखो। हाँ, आगे चले बेटे। बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 का आ रहा है। सभी लोग एग्री करते हैं इस बात पे? अतुलित, आकांक्षा, हर्षिता, हिमांशु, ईशा, साहिल। ईशा बेटे, आपके पेपर खत्म हो गए कॉलेज वाले? यस सर। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फाइनली। फाइनली, चलो बेटे। हाँ, 19 को ही खत्म अरे होगा। 2,50,000 का बैलेंसिंग फिगर है। बाकी सब हाँ या ना बोलो। मैं ईशा से बात कर रहा हूँ। बाकी सब क्या कर रहे हैं आप लोग? व्हाट आर यू डूइंग यार? हाँ सर 2 लाख यस सर, आगे हाँ, बैलेंसिंग। 2,50,000। तो लिखो बेटे, नरेशन बताओ क्या लिख दूं? बीइंग, चुप, सब नरेशन के नाम पे चुप। यही हाल तुम्हारा एग्जाम में होने वाला है। 5 मिनट में नरेशन सोचोगे, फिर 2 मिनट में लिखोगे, फिर बोलोगे सर 3 घंटे में पेपर नहीं हुआ। नालायको। हाँ, बोलो। लाइबिलिटीज टेकन ओवर। बीइंग एसेट्स एंड And लायबिलिटीज liabilities of Mini टेकन Limited. ओवर, लायबिलिटीज एट देयर टेकन बुक वैल्यू। ओवर ऑफ मिनी लिमिटेड एट देयर बुक वैल्यू अंडर अमलगमेशन, अंडर स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ऐसा लिखना। अंडर Amalgamation in nature of merger. अब कहानी मत सुना बे। अमलगमेशन, जब बुक वैल्यू लिख दिया तो सीधी बात है अमलगमेशन किस पे हुआ होगा? मर्जर नेचर कहीं तो रहा होगा, नहीं तो बुक वैल्यू पे क्यों अक्वायर करते? समझा? कुछ चीज़ें अंडरस्टूड भी होती हैं, हालांकि वहाँ पे लिख भी दिया अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो गलत नहीं है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर राइट नाउ। चलो बेटे, अगली एंट्री बताओ बेटे, अगली एंट्री क्या बननी है? Liquidator of Mini Limited account debit 13,20,000. एक मिनट, बोले मिलाना सर। पड़ता है बेटे, बाद में अगर कट कॉपी पेस्ट करना पड़ा तो। हाँ, अगली एंट्री होगी बेटे लिक्विडेटर ऑफ Liquidator of मिनी, Mini Limited account is to be debited by rupees 30,20,000. liquidator of mini limited account is to be debited by 30,20,000 To equity share capital account. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारे शेयर पार पे इशू हुए थे, तो 10 लाख रुपीज से 10 lakh क्रेडिट rupees टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल share अकाउंट capital account. बाय रुपीज 3,20,000। बोलो बेटे, नरेशन बताओ। बीइंग, Being payment to Mini Limited. बीइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each fully paid up डिस्चार्ज अगेंस्ट द परचेज। and अबे रुको तो 3,200 9%
preference shares of ₹100 fully paid up issued in discharge of purchase consideration in सर हाँ एग्जाम में कभी कभी आईसीआई ये भी बोलती है ना कि बिना नरेशन के लिख दो सारा एंट्री। जब बोला तब तो बेटे समझ लो लॉटरी लग गई और क्या। इस बार बोलेगा सर। हाँ बेटे आज तक तो बोला नहीं। इन डिस्चार्ज ऑफ परचेज सर इसी को कंसिडरेशन। बता के गया होगा इसलिए कि मैं इस बार नहीं बेटे पहले के ज़माने में जो क्वेश्चन आते थे ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2007 के पहले। 2007 के पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था ना उसमें अक्सर लिखा होता था, लेकिन जब से 2007 के बाद इनके एग्ज़ाम के पैटर्न कंटिन्यूसली बदले। 2007 से बेटे सीए फाउंडेशन सीपीटी में कन्वर्ट हो गया था, इंटरमीडिएट फिर पीसीसी में कन्वर्ट हो गया था इनका, फिर पीसीसी के बाद उन्होंने आईपीसीसी कर दिया उसको, फिर आईपीसीसी को फिर से कन्वर्ट करके सीए इंटरमीडिएट कर दिया न्यू कोर्स। अब फिर वो नया एक रिवाइज्ड कोर्स लेके आने वाले हैं। तो जब से कोर्सेज बदले हैं उसके बाद से आईसीआई ने कुछ अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डिसाइड कर ली कि भाई किसी क्वेश्चन के अंदर कोई एंट्री वाला क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर जनरली हम नहीं लिखेंगे कि नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, कभी अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है कि भाई स्टूडेंट को सॉल्व करने में ही बहुत टाइम लगेगा, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से अगर वहाँ पे लिख दिया कभी कभार तो एक बात अलग है। बाकी अक्सर ऐसा देखने में कम ही आता है कि वहाँ पे लिखा हो नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, आगे चलें। यस सर। लो बेटे परचेज कंसिडरेशन पे डिस्चार्ज कर दिया। बस बेटे अब क्या करना है? सर पुरानी कंपनी के जो 12% डिवेंचर हैं इनको हम नई कंपनी के 12% डिवेंचर में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 12% डिवेंचर, अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 12% डिवेंचर ऑफ मिनी लिमिटेड अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू 12% डिवेंचर अकाउंट। और ये डिवेंचर बेटे 2 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी 2 लाख रुपीज़ के नए डिवेंचर इशू करके सेटल कर दी जाएगी। बीइंग ₹2 लाख 12% डिवेंचर ₹2 लाख 12% डिवेंचर्स इशूड टू डिस्चार्ज फॉर satisfaction of claim of debenture holder of Mini Limited, debenture holder of Mini Limited। अच्छा लो बेटे एंट्री तो कर ली। बैलेंस शीट भी बनानी थी क्या इसकी? ना नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ एंट्री थी, एंट्री करके हमने दिखा दी। ओके सर, डन। एक क्वेश्चन बेटे मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था, वो था शायद क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे ही था ना? यस सर। कहाँ है 17 क्वेश्चन? यहाँ से चालू होके यहाँ तक चला है। शुरू करें? जी सर। होमवर्क किया सभी ने? अबे किया कि नहीं, जल्दी बताओ। सर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाई। सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाई, बाकी पूरा किया है। हाँ सर। परचेज कंसिडरेशन कितना आया ये बताओ। पहले बताओ परचेज कंसिडरेशन निकालने की मेथड कौन सी थी? नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकाला होगा। बताओ बेटे एम लिमिटेड के लिए परचेज कंसिडरेशन कितना आया? 8,400 लाख। 8,400 लाख का परचेज कंसिडरेशन आया, बिल्कुल ठीक बेटे। और एन लिमिटेड के लिए 900 लाख। 900 आया सॉरी। 900 लाख का परचेज कंसिडरेशन आया। जस्ट अ मिनट, मैं जरा इसको ठीक से ऑर्गेनाइज कर लूँ। सर एम लिमिटेड का शायद मेरा 12,000 है क्या? नहीं बेटे 8,400 आएगा। सर फिर उसके बावजूद 360 इक्विटी शेयर्स इशू किया गया है। आओ देखते ना बेटे, कोई जल्दी थोड़े ना है। क्वेश्चन क्रॉस चेक इसलिए तो करवा रहा हूँ ताकि बेटे अगर कोई गलती हुई तो पता तो चले कम से कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एम लिमिटेड एन लिमिटेड की लाइबिलिटीज है फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सारे रुपीज लैक्स में हैं तो हम भी लैक्स में ही लेके चलेंगे। 3,600, 900, 10% प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 8% रेडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया क्या आप लोगों को? हाँ बेटे ये क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ओके सर, डन।
A new company MN Limited was got incorporated with an authorized capital of rupees 15,000 lakh divided into share of rupees 100 each for the purpose of amalgamation in the nature of merger. साफ कह दिया बेटे मर्जर के नेचर का अमलगमेशन है, हम भी मर्जर ही मान लेंगे सर. M Limited and N Limited were merged into MN Limited on the following term. Purchase consideration of M Limited business is to be discharged by issue of 120 lakhs fully paid 11% preference share and 720 lakh fully paid equity share of MN Limited to the preference and equity shareholder of M Limited in the full satisfaction of their claim. सीधा सीधा लिखा हुआ है बेटे यहाँ पर 120 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड प्रेफरेंस शेयर और 720 लाख रुपीस के 720 लाख इक्विटी शेयर इशू करोगे तो 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 1200 तो यही हो गया बेटे. उसके बाद 720 इंटू 10 इज इक्वल टू 7200 यही हो गया. ठीक है ना, और कुछ भी है क्या? नो सर. ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 8400 का टोटल ये हो गया. आगे चलें तो बस यही तुम्हारा पीसी है और आगे चलते हैं. टू डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन ऑफ एन लिमिटेड बिजनेस MN लिमिटेड टू बी अलॉटेड 90 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर. यहाँ पर 90 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर होंगे 900 रुपए और उसके बाद में और इनके पास में प्रेफरेंस शेयर तो थे ही नहीं तो बेटे कुल मिला के पीसी कितना आएगा 900 का. और आगे चलते हैं. Expenses on liquidation of M Limited and N Limited amounting to rupees 6 lakh are to be borne by MN Limited. ठीक है. 8% redeemable debenture of N Limited to be converted into 8.5% redeemable debenture of MN Limited. Expenses of incorporation of MN Limited are rupees 15 lakhs. Pass necessary entry in the books of MN Limited to record the above transaction and prepare the balance sheet of MN Limited after merger. बस बेटे कहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर इशू किए, यही तो किए जो भी किए. समझा बेटे? इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं पढ़ेंगे मतलब एंड के बिफोर तक का मतलब सिर्फ प्रेफरेंस को मिला है. हाँ बराबर है, वैसे ही पढ़ा है मैंने भी बेटे. ये लो नहीं एंड नीचे वाला इक्विटी शेयर्स के बगल में, इक्विटी शेयर के बगल में शेयर होल्डर्स के बगल में ये हाँ 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 तो ये लो बेटे मैं वैसे ही पढ़ लेता हूँ, जैसा तुम बोलो बेटे वैसे पढ़ लेता हूँ. तो आई थॉट ना कि बिफोर एंड मतलब वो प्रेफरेंस तक का है मतलब टोटल 8400. ईशा क्या है, हम भले ही कितने ही इंग्लिश मीडियम में क्यों ना पढ़ लें लेकिन आखिरी में बेटे हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है कि नहीं? तो हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो. परचेज कंसिडरेशन, अब बेटे अगर मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ के देखूं मतलब इसको कैसे पढ़ना चाहिए. परचेज कंसिडरेशन ऑफ एम लिमिटेड बिजनेस इज टू बी डिस्चार्ज्ड बाय issue of 120 lakh fully paid preference shares बराबर है and 720 lakh fully paid equity shares of MN Limited to the preference and equity share of M Limited in full satisfaction of their claim. अब बताओ बेटी क्या लिखा है? हाँ सर अभी तो समझ आ रहा है. अभी समझ में आया तो ऐसे बेटे इसको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना. असल में क्या है बेटे ये वाली प्रॉब्लम क्यों होती है मालूम है? ये वाली प्रॉब्लम क्यों होती है पता है? ये वाली प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे गरीब लैंग्वेज है. मुझे जहाँ तक दिखाई देता है सबसे गरीब लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज. हमारे पास बेटे बताओ वॉवेल के नाम पे कितने सारे वॉवेल है? आ ई उ ई ए औ अम आ ऐसे है ना अपने पास. इनके पास है 5 ही वॉवेल है. कितने गरीब लोग हैं. उसके बाद बेटे कंसोनेंट के नाम पे कितने? ओनली 21 कंसोनेंट. और हमारे पास तो बेटे कंसोनेंट की क से लेके ज्ञ तक की झड़ी लगी पड़ी है. और उसके बाद में हमारी हिंदी के अंदर संस्कृत अलग से मिक्स हो जाती है. और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने बोलना सीख लिया संस्कृत वो इस दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है. ठीक. तो मुद्दा ये है कि हम इतनी रिच लैंग्वेज से निकल के आते हैं हिंदी से और बाद में हमसे कहा जाता है कि एक गरीब लैंग्वेज को पढ़ो. तो पढ़ने में दिक्कत तो होगी ना क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज ही नहीं है. तो एटलीस्ट यू शुड हैव द रिसोर्सेज टू कंप्लीट योर लैंग्वेज. अब बोलो ना बेटे हमारे लिए सूरज के कितने नाम है? सन. और फिर सूरज के कितने नाम है बेटे? रवि, दिवाकर. और ये तो इतनी गरीब लैंग्वेज है ऊपर वाले सूरज को भी सन और घर में लड़का पैदा हुआ तो भी सन. मतलब बताओ ना बेटे अब मैं क्या करूँ? हाँ बेटे अब मैं बताओ ना अब इतनी गरीब लैंग्वेज का मैं क्या कर सकता हूँ बताओ बेटे. ठीक है ना. और उसके बाद बेटे प्रोनाउंसिएशन के नाम पे तो इनका भगवान जाने क्या है बेटे. ये कहते हैं TO2
फिर उसके बाद जियो गो कहते हैं बेटे। अब मैं अगर TO2 के रेफरेंस में जियो को पढ़ूं तो भगवान जाने क्या पढ़ लूंगा बेटे, अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा वहां पे तो, ठीक है ना, और बड़ा अनसोफिस्टिकेटेड टाइप का आदमी लगने लगूंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो बेटे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, गरीब लैंग्वेज है, गरीब लैंग्वेज को थोड़ा सा तो तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है ना बेटे, समझ में आई बात बेटे, तो Yes, इसलिए sir. दिक्कत है थोड़ी सी। आगे चले, हाँ सर Yes, आगे sir. चलो, ठीक है। हाँ, टू डिस्चार्ज द परचेज कंस्ट्रक्ट। अब सोचो ना बेटे, कोई एक अमीर आदमी इसको कहो कि तुम गरीबों की जिंदगी जियो तो कैसे जिएगा बेचारा, तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ आती है बेटे। और उसके बाद तो बेटे जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि हर बेटे, हाँ बेटे, हर जैसे 15 मील के बाद, यानी 15 मील यानी थोड़ा सा 20, 30, 40 किलोमीटर का जो डिफरेंस होता है ना, वो 15 मील के आसपास का होता है। हर 15 मील के बाद हमारा हवा पानी बदल जाता है, हमारी यहाँ पर खाना पीना बदल जाता है, और हर 15 मील के बाद हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। तो सोचो कितनी रिच लैंग्वेज है हमारी, ठीक। लेकिन बेटे इंग्लिश में क्या है, बस वही चलता रहता है, दो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। ब्रिटिशर्स कहते हैं हमारी इंग्लिश के हिसाब से बोलो, ब्रिटिशर्स कहते हैं सी का फोनिक साउंड क्या होगा, ब्रिटिशर्स कहते हैं सी का फोनिक साउंड होगा ख, यानी कोई भी चीज़ जो सी से शुरू होती है उसको तुम ख से प्रोनाउंस करो। जैसे कैमल, अब अपन सी को क्या पढ़ते हैं, सी को हम पढ़ते हैं क, यानी बेटे अगर लिखा हुआ है कैमल तो हम पढ़ते हैं बेटे कैमल, लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं सी मतलब क नहीं है, सी मतलब ख है, तो तुम उसको पढ़ो कैमल। अब बेटे बताओ क्या करूं मैं इसका। क्लासरूम को पढ़ते, क्लासरूम को कहते हैं क्लासरूम, क्लास ख पढ़ो ख, क्लासरूम। अब ऐसे क्लासरूम अगर पढ़ने जाऊं तुम्हारी क्लास में तो तुम बोलोगे नवनीत सर को आज कुछ हो गया है, तो यही दिक्कत आती है बेटे। हाँ गले से खराश आ जाए, वही बोल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे, जो है वो है। आगे चले, ठीक है सर आगे चलो। लो बेटे क्या क्या करना है तुम ये बताओ, क्वेश्चन की डिमांड बताओ। तुम लोग यार बात बहुत करते हो, क्वेश्चन की डिमांड बताओ। पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ MN लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ MN लिमिटेड आफ्टर मर्जर। लो बेटे लिखना शुरू करें, आंसर नंबर 17। बिजनेस परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। अरे नालायक, पहले तो निकाल परचेज कंसिडरेशन। निकाल तो लिया सर ऊपर। अच्छा तुम लोग कहाँ निकाला बताओ, वो तो मैंने बेटे शॉर्टकट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बेटे दोनों का एक साथ ही निकाल दो, एक हो M लिमिटेड, एक है N लिमिटेड। सबसे पहले पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर कॉमा पेमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ MN लिमिटेड। मैक्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डर को देना है आपने 720 लाख इक्विटी शेयर, हर एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का होगा, तो 7000, सॉरी प्रेफरेंस शेयर है ना ये तो, सॉरी अच्छा इक्विटी शेयर, हाँ 720 है, बराबर है, नहीं ना यार, हाँ 720 है, 120 लाख है और 720 लाख है, ठीक है 7200 ये हो गया। उसके बाद और क्या देना है सर, यहाँ पर देना है पेमेंट टू 19/10। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ MN लिमिटेड। अब बेटे इनको M लिमिटेड वालों को प्रेफरेंस शेयर देने हैं 120 लाख, हर एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का होगा, तो ये हो गया बेटे 1200 लाख। टोटल PC आएगा परचेज कंसिडरेशन, टोटल परचेज कंसिडरेशन आएगा 8400 लाख का। अब आ जाओ N लिमिटेड पे। N लिमिटेड को कह रहे हैं भैया N लिमिटेड के बिजनेस को डिस्चार्ज करने के लिए 90 लाख फुली पेड अप इक्विटी शेयर इशू करेंगे। यहाँ पर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो यहाँ पर सिर्फ 90 लाख इक्विटी शेयर इशू होंगे, हर एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है, तो उल्टा लिखे ना आपने, ऊपर जाएगा ना ये 90। अच्छा ये इक्विटी शेयर है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो बेटे अब ठीक है। हाँ जी। तो टोटल हो जाएगा 900 लाख। चलो बेटे PC आ गया, एंट्री बनाना शुरू करो। बिजनेस परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। सर आपकी क्लास में तो हम बात करते भी नहीं है, नितिन सर को पूछना एक बार। बेटे नितिन सर भी बहुत बात करते हैं, ठीक है आगे चले। अरे आगे चलूं क्या,
यस सर। चलो आगे चलो, आओ बेटे एंट्री बनाना शुरू करें। एंट्री क्या बनेगी इन द बुक्स ऑफ, पहले तो बताओ बेटे हेडिंग क्या डाल दूं। इन द बुक्स ऑफ MN लिमिटेड जनरल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ MN लिमिटेड। जनरल उसके अच्छा फॉर्मेट भी बना लेते हैं, एक हंसता एक तो ना खेलता। ये एंट्री का फॉर्मेट बनाना सबसे बड़ा सरदर्द है, भगवान कसम बता रहा हूँ मैं। सर आपको स्केल का जरूरत नहीं है, तब सोचो हम क्या करें बताओ। यानी अगली बार से तो बता रहा हूँ ना, अब अगली बार से ना मैं तो ऐसे नोट्स बना के रखूंगा। ये जितने नोट्स मेरे बन रहे हैं ना, पता है बेटे मैं इतनी ईमानदारी से नोट्स क्यों बना रहा हूँ। अगली बैच में क्या करूँगा मालूम है, यही वाले नोट्स को कॉपी पेस्ट करूँगा और सीधे क्लास में जाया करूँगा और अंदर से अमाउंट और एंट्री मिटा दिया करूँगा, नरेशन वही रहने दूंगा और फॉर्मेट वही रहने दूंगा, सिर्फ एंट्री एंट्री लिखा करूँगा और स्टूडेंट से कहूँगा छापो। मतलब यार ये लाइन खींचना और ये नरेशन लिखना ना सबसे बड़ा सरदर्द है। द लाइफ विल बिकम द लिविंग हेल। स्क्रीनशॉट को उतराएंगे। हाँ बेटा, स्टूडेंट से स्क्रीनशॉट को उतराएंगे। अरे जिस पे आना है आओ यार, क्या करें। लेकिन अब मैं मतलब कि पूरे ना क्वेश्चन के रिदम की सत्यानाशी हो जाती है। पूरा क्वेश्चन का रिदम मतलब आदमी बिल्कुल इतना शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, ये हेडिंग वेडिंग और ये सब लिखने में। हाँ बोलो बेटे पहली एंट्री क्या बननी है, जल्दी बोलो बिजनेस फटाफट। परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 9300। बिजनेस परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 2। अरे बेटे 9300। अलग अलग लिख देते हैं। टू लिक्विडेटर ऑफ M लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ M लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ N लिमिटेड। सर वो तो लेकिन 9300 ही आएगा। अरे तो हाँ तो आएगा, लेकिन मेरे को नहीं पता ना अभी। 8400 900 टोटल आ जाएगा 9300। बीइंग बोलो नरेशन क्या लिख दूं। बीइंग परचेज कंसीडरेशन रिकॉर्डेड। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। ये सही है। अगली बैच में यही करूंगा, यही वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट अपन ने कॉपी करना है। फॉर्मेट क्या कॉपी करना है, पूरी की पूरी फाइल ही कॉपी कर लेना है। फाइल कॉपी करो और बेटे पूरा चैप्टर जिस दिन पढ़ाने वाले हो, जिस दिन से चैप्टर शुरू करने वाले हो, उस दिन से उठाओ और ये सब मिटा दो। जो पर्टिकुलर के कॉलम में और अमाउंट के कॉलम में लिखा है ये मिटा दो, बाकी फॉर्मेट वैसे ही रहने दो। ये सही है बॉस, अच्छा आइडिया आ गया। अगली बैच में बेटे ऐसे ही एंट्री भी निपटाया मिटा जाए। दोगे? हाँ बेटा, एंट्री भी मिटा दोगे? हाँ एंट्री मिटा देंगे, नरेशन रहने देंगे बस। अच्छा, तब तो स्टूडेंट साथ साथ लिखेंगे। स्टूडेंट का भी भला होना चाहिए। स्टूडेंट का भला होना चाहिए। तो बेटे जितना मैं लिख रहा हूँ ना, इन सबका निकालूंगा प्रिंट आउट और सबका प्रिंट आउट निकाल के पता है पहले मिटा दूंगा मैं, और उसके बाद में प्रिंट आउट निकालूंगा और इसकी बुक छपवाऊंगा और बुक छपवा के सारे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि मेरी क्लास में यही वाली बुक लेके बैठना। स्टूडेंट भी बोलेंगे क्या टीचर है यार, एक नंबर। कॉपी भी नहीं बनानी पड़ेगी। आगे चलो, कॉपी भी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है आगे चलो। हाँ बोलो बेटे अगली एंट्री बताओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड अमाउंट बता बेटा। 4215 plus 468 468 468। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 4684। ठीक लिखा है, कोई ठीक कह रहा है? 4683। ओके नेक्स्ट बेटे फर्नीचर एंड फिक्चर। 2583। 2583 फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना? 2583 2583। ओके अगला मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल 51। 51 मोटर व्हीकल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना? 51। यस सर। उसके बाद Yes, अगला है स्टॉक। स्टॉक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय कितना? 2814। बेटे लिखा हुआ है मेरे पास, सामने दिख रहा है बेटे। आगे चलो, स्टॉक के बाद अगला क्या? सन्ड्री डेटर्स। 1281। डेटर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय, ईशा और हर्षिता ने बताया बेटे अभी अभी 1281 लिख के बताया मैंने अभी अभी। बोला अरे इसका लिख के नहीं मैंने पता। क्या बोला, पूरी बात सुन बेटा अतुलित। कैश एट बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1782। 1782। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेना है कि नहीं लेना, जल्दी बता रहे बेटा। लेना है सर। पक्का ले लूं?
हाँ सब सर ले लो सर। सर सब ले लो, सर सब ले लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 33। काय को बोल प्रिलिमिनरी रही? एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय हिमांशु, हर्षिता, ईशा, तीनों ने लिख के बताया है 33। आगे चलते हैं। ठीक है ना आकांक्षा सर, ने नहीं बताया बोल बेटे रहे बोल के, अरे तो पूरी बात तो सुन ले रे बेटा। आकांक्षा ने बताया है नहीं बोल सुन के। रहे हैं। आगे चलो, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद क्या सर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या था? डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹6। इसके बाद बेटे एक लाइन की जगह छोड़ देना, जनरल रिजर्व। यहाँ पर जनरल रिजर्व है भी कि नहीं है? जनरल रिजर्व को है सर। बैलेंसिंग फिगर आने देना, ठीक है। आगे चलो, और क्या क्रेडिट करना है बताओ। 2 कैपिटल रिजर्व 600। कैपिटल रिजर्व बेटे, कैपिटल रिजर्व में कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं। जनरल रिजर्व में एक काम करो, कैपिटल रिजर्व को बेटे कैपिटल रिजर्व को भी रोक के रखो पहले, ठीक है ना। आखिरी में देखते हैं कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व दोनों का क्या करना है। आगे चलते हैं, सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 780। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी रोक कर ही रखो अभी। 8% रेडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बेटे सबसे पहले तो तुम रेडीमेबल डिबेंचर ले लो। 300। 8% रेडीमेबल डिबेंचर 2। और क्या लेना है सर? ट्रेड क्रेडिटर्स भी ले लो, 2 ट्रेड क्रेडिटर्स। 2790। अच्छा, 8% रेडीमेबल डिबेंचर ₹300, क्रेडिटर्स trade 2790। और इसके बाद एक आ जाएगा क्या हमारा? प्रोविजंस ना। यस। प्रोविजंस आ जाएगा 963 का। फिर यहाँ पे क्रेडिट कराओ बिजनेस परचेस। बिजनेस परचेस क्रेडिट होगा 9300 से, ठीक है। देखना जरा बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। डेबिट का टोटल कम पड़ रहा है कि क्रेडिट का? पहले बताओ। डेबिट का कम पड़ रहा है सर। कितना कम पड़ रहा है डेबिट का? 120। 1500 कह रही बेटे हर्षिता तो। सर 120 कम पड़ रहा है। 120 कम पड़ रहा है तो एक काम करो, 120 को सीधे डालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आई बेटे कहानी? कहानी समझ में आई कि नहीं ये बताओ। यस सर। थोड़ी सी कहानी कॉम्प्लिकेट हो गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन समझना तो पड़ेगी। यस सर, बात तो सही है, समझना तो पड़ेगी। सर मेरा कैपिटल रिजर्व भी ले लिया था बेटे। क्या होगा मैं अगर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व 600 रुपीज़ का, सोच के देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ बेटे इसलिए रेडिंग से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर दूँ 600 लाख से, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट कितने से हो जाएगा? 720 से। जितना आप क्रेडिट बढ़ाते चले जाओगे उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? बेटे मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कैपिटल रिजर्व ले लूं, मेरा भी मन कर रहा है बेटे यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले लूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 780 का। तब उस कंडीशन में 120 प्लस 720 प्लस 780, देखना तीनों का टोटल कितना होता है? 1500। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा फिर? 1500। और ये 1500 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे? 1500 आपको अपने जनरल रिजर्व में डेबिट करवाने पड़ेंगे, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? यस और नो? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व में क्यों? हाँ नहीं वही कह रहा हूँ ना, फिर जनरल रिजर्व में आपके 1500 डेबिट हो जाएंगे और अननेसेसरी आपके जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है। जबकि अल्टीमेटली अगर अमलगमेशन की स्कीम में आप उनकी नेट एसेट से ज्यादा परचेस कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जीनवन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, जीनवन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, इसीलिए जितना पुरानी कंपनी से प्रॉफिट आता है उसी से आपको अपने इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने कहा बेटे अननेसेसरी पहले प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो और अननेसेसरी प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के बाद अननेसेसरी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ाएं। इससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है रिजर्व को आखिरी में रिकॉर्ड करो। और अगर मान लो बिना रिजर्व के रिकॉर्ड किए डेबिट में अमाउंट कम पड़ रहा है, मतलब ओवरऑल सारे के सारे लॉसेस को आपने अपने सारे प्रॉफिट से कंपनसेट कर दिया, उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है? 120 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। अब इसको और समझना है डिटेल में, तो इसको और ऐसे समझ लो बेटे डिटेल में। एक बात बताओ,
अगर मैं बात करूं दो कंपनियों की, तो एक है बेटे आपके पास में एम लिमिटेड और एक है आपके पास में एन लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं एम लिमिटेड की नेट एसेट टेकन ओवर की बात करूं, अगर मैं बात करूं नेट एसेट टेकन ओवर, तो बताओ बेटे एम लिमिटेड की कितनी नेट एसेट आपने टेक ओवर करी है, बोलो ना बेटे। सर अगर नेट एसेट टेक ओवर करने वाली आप बात कर रहे हो तो बताओ बेटे मैंने कितने रुपए की नेट एसेट टेक ओवर करी। सर टोटल ऑफ एसेट बनता है यहाँ पर 11,571 का बनता है बेटे। अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से चेक करो, टोटल एसेट कितने की बनती है, 11,571 की बनती है। इसमें से सिर्फ मुझे माइनस करना है एम लिमिटेड की शेयर कैपिटल और एम लिमिटेड की शेयर, सॉरी इसमें से मुझे माइनस करना है लायबिलिटीज। तो अगर मैं इसमें से सारी लायबिलिटीज और सारे रिजर्व माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से सारी लायबिलिटीज और सारे के सारे रिजर्व माइनस कर दूं, तो ये किसके बराबर आएगा, एम लिमिटेड की शेयर कैपिटल के बराबर आएगा। आएगा शेयर कैपिटल के बराबर, यस और नो। तो अगर एम लिमिटेड की शेयर कैपिटल के बराबर आएगा तो एम लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 4,800 की। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एन लिमिटेड के लिए भी नेट एसेट टेकन ओवर की बात करूं तो ये भी उसकी शेयर कैपिटल के बराबर ही होनी चाहिए, और शेयर कैपिटल कितने की थी, 900 रुपीज की शेयर कैपिटल थी। मानते हैं इस बात को, हाँ या ना। इसके अगेंस्ट में आपने पीसी कितना निकाला है, एम लिमिटेड के लिए आपने परचेस कंसिडरेशन कितना निकला था, 8400 निकला था ना। यस सर 8400। 8400 का परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर आ रहा और यहाँ पर तो 900 का ही आया था, इतना ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात करूं, या मैं यहाँ पर सीधे सीधे अगर डिफरेंस की बात करूं, तो एम लिमिटेड को एडिशनल बताओ बेटे कितना आपने पीसी दिया, जल्दी बताओ। 3600 का। 3600 का एक्स्ट्रा परचेस कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, लेकिन एन लिमिटेड वालों को कोई एक्स्ट्रा परचेस कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे आप। तो जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं वही तो किसी ना किसी रिजर्व से राइट ऑफ करोगे कि नहीं करोगे आप। तो 3600 का आप ये जो एक्स्ट्रा परचेस कंसिडरेशन आप दे रहे हो, ये एक्स्ट्रा परचेस कंसिडरेशन किससे राइट ऑफ करोगे। सर जो पुरानी कंपनियों से हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसी से राइट ऑफ करेंगे, बोलो यस और नो। यस सर। अब पुरानी कंपनी से तुम्हें कौन कौन सा परचेस कंसिडरेशन मिल रहा है ये बताओ। अब सर अगर पुरानी कंपनी से देखा जाए तो सर पुरानी कंपनी से परचेस कंसिडरेशन के नाम पे कौन कौन से रिजर्व मिल रहे हैं, तो सर पुरानी कंपनी से सबसे पहला रिजर्व मिला कैपिटल रिजर्व 600 लाख, इतना ठीक है। तो आपने बेटे 3600 में से 600 रुपीज राइट ऑफ कर दिए, मान लेते हैं कैपिटल रिजर्व से। और कौन सा प्रॉफिट आया पुरानी कंपनी से, सर जनरल रिजर्व 2100 का। तो बेटे इसमें से 2100 रुपीज आपके जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हो गए। अब कितना बच गया बेटे लॉस, ये बताओ। 2100 प्लस 600 2700, यानी 900 का लॉस अभी भी आपका बाकी है। 900 के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपकी नजर पड़ी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने इसमें से 780 का लॉस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी राइट ऑफ कर दिया। तब भी बेटे आपका कितना लॉस बच गया बताओ बेटे, बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस 120 लाख रुपीस का बचा है। तो जब आप अपने बैलेंसिंग फिगर को जनरल रिजर्व से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करवाते हैं, तो इतने एक्स्ट्रा परचेज कंसिडरेशन को अलग अलग रिजर्व से राइट ऑफ करने के बाद भी तुम्हारे पास निगेटिव बैलेंस बचता है 120 लाख रुपीस का, और यही 120 लाख आपकी एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आया है। समझ में आई बेटे बात? यस सर। हाँ या ना? यस सर। डन? डन सर। ओके। डन सर। नरेशन लिखो बेटे, क्या नरेशन लिखोगे जल्दी बताओ। Being assets and liabilities taken over, being assets and liabilities of M Limited and N Limited will be taken over. Will being assets and liabilities of M Limited and N Limited taken over by M and Limited. Taken over by M and Limited under scheme of amalgamation, under scheme of amalgamation। समझ में आई बेटे बात? यस सर सर। इधर तो लिखना पड़ेगा ना, स्कीम ऑफ अमेरिका हमने बुक वैल्यू नहीं लिखा। नहीं तो बेटे अमलगमेशन एड बुक वैल्यू लिख दो और क्या। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड टेकन ओवर बाय एम एन लिमिटेड एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। डन? डन सर।
आगे चलो बेटे, अब क्या करना है इसके बाद? सर परचेस कंसिडरेशन सेटल करना है, तो करो बेटे सेटल। अगली एंट्री बताओ क्या बनाओगे? लिक्विडेटर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कितना? 8400। यस सर, यस सर, लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड अकाउंट इज टू बी is to be debited by rupees 900 to 900 to equity share capital account 8100 8100 के इक्विटी शेयर इशू हुए थे क्या? यस सर, 7200 प्लस 900 8100 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू हुए थे। टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर कुछ दिया है कि कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर इशू किए? 11% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस। दोनों एंट्रीज को अलग अलग बना सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने के इशू किए थे अपन ने? 1200। यस सर, हाँ 1200 लैक्स। नरेशन लिखो बेटे यहाँ पर। बीइंग इक्विटी शेयर इशू हुए थे अपने कितने? 720 लाख प्लस 90 लाख, कितना? 810 lakhs ना? Being 810 lakhs, equity share of rupees 10 each fully paid up and preference share issue हुए थे 120 lakh, 120 lakh 11% preference shares ऑफ रुपीज 10 ईच, ये भी 10 रुपए की थे ना प्रेफरेंस शेयर? हाँ, ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आगे चलें? यस सर, यस सर, बेटे इस वर्किंग को मैं यहीं रहने देता हूं फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं, अगली एंट्री बताओ क्या करना है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना है। पहले बेटे डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट कर। कभी भी अगर डिबेंचर होल्डर रहे, हाँ डिबेंचर वाली एंट्री करेंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर हिमांशु अगर डिबेंचर रहे तो हमेशा सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट करना, ठीक है ना? ओके सर, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, एक हिडन एंट्री होती है, कई बार ध्यान जाता है, कई बार ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में आपने देखो बेटे पुरानी कंपनी के 8% रेडीमेबल डिबेंचर लिए हैं और इन 8% रेडीमेबल डिबेंचर होल्डर को क्या देना है, कोई इन्फॉर्मेशन 8.5% रेडीमेबल डिबेंचर इशू करने, ठीक है? यस सर, बेटा ईशा हो गया यहाँ तक? ईशा कंप्लीटेड है? ईशा वेयर आर यू? चलो आगे चलते हैं। तो अगली एंट्री होगी बेटे 8% डिबेंचर्स। कौन सी कंपनी के पास थे ये 8% डिबेंचर? ये थे एम लिमिटेड के 8% डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एन है सर, एन है, एम है ना? तो एम ही तो लिखा है। एन फॉर आपका अरे एन नाम के पास है क्या? ओके, 8% डिबेंचर ऑफ एन लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 8.5% रेडीमेबल डिबेंचर। रेडीमेबल डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए के डिबेंचर थे सर? 300 के डिबेंचर थे। इनके बदले में 300 डिबेंचर इशू कर दो। बीइंग रुपीज 300 8.5% डिबेंचर्स issued in satisfaction of claim of 8% debentures। अब बेटे इसके बाद जो अलग से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनकी एंट्री बनाना शुरू करो।
बेटे इसके बाद अगला एडजस्टमेंट था यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹6 लाख आर टू बी बर्न बाय एम एन लिमिटेड। पुरानी कंपनी के ये जो क्या थे आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे, इनको नई कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पर ये खर्चे भी आप कहाँ डेबिट करवाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। क्रेडिट होगा यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एंट्री बनेगी बेटे 6 लाख रुपीज से। बीइंग liquidation expenses of M Limited and N Limited paid, चलेगा चलेगा बेटे ईशा, वो भी चल जाएगा। आगे चलते हैं। और क्या था? और कोई एडजस्टमेंट एंट्री? एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एम एन लिमिटेड वर ₹15 लाख। 15 लाख रुपए के आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे। तब उस कंडीशन में एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री होगी बेटे यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹15 लाख टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 15 lakh. Being incorporation expenses recorded. बेटे जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? सर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में ही रहने दो, और या तो ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने बेटे पुरानी कंपनी के 2 खर्चे और भी ले रखे हैं, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इनको भी आपको अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो लगे हाँ तो इन सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करा दो। तो एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू preliminary expenses account to discount on issue of debenture account. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे 15 लाख रुपीस के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के थे? 33 लाख। और डिस्काउंट के खर्चे थे 6 लाख के। टोटल 54 lakh. 54 lakhs. Being expenses written off. इतनी एंट्रीज आपकी अकाउंट की बुक में बननी थी। सभी की हो गई हो तो बताएं ताकि फिर आगे चलें। Done, sir. Done, sir. Yes, sir, done. अब बनाना शुरू करो बेटे। इसके बाद और क्या चाहिए थी? बैलेंस शीट। Yes, sir. बैलेंस शीट ऑफ M&N लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन। डेट वेट कुछ डालनी है? सर पुरानी बैलेंस शीट की डेट तो दी नहीं है, नई बैलेंस शीट किस डेट को बनानी है वो भी नहीं दिया हुआ। तो एक काम करो, एज ऑन लिख के छोड़ दो। एज ऑन। चलो भगवान करे इतने में इनकी बैलेंस शीट बन जाए। सभी ने बेटे फॉर्मेटिंग कर ली है?
Yes, sir. यस सर, कर लिए। तो चलो आगे, सबसे पहले आएगा बेटे यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर पहला मेजर हेड बनेगा शेयर होल्डर्स फंड। Fund. शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला मेजर हेड सब हेड आएगा शेयर कैपिटल। इसके लिए बनाओ नोट नंबर 1। दूसरा बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे इसके अंदर लिखने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखना है, वो भी डेबिट बैलेंस लिखना है। इसके बाद मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट है नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं, तो सीधे चलो नॉन करेंट लायबिलिटी पे। सर नॉन करेंट लायबिलिटी है? हाँ बेटे हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटी है। कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा बेटे आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिर्फ एक ही चीज आने वाली है, 8.5% रेडीमेबल डिबेंचर, और तो कुछ आने वाला है नहीं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आने वाली है, 8.5% रेडीमेबल डिबेंचर। तो बेटे 8.5% रेडीमेबल डिबेंचर को वैसे ही लिख देंगे। अगला बेटे आपका मेजर हेड बनने वाला है करंट लायबिलिटीज। देखना बेटे करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी ली है। सर हमने करंट लायबिलिटी के नाम पे लिया है क्रेडिटर्स और प्रोविजंस। Short-term provision. तो बेटे यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। पहला सब हेड आएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिटर्स लिखने हैं, इसलिए इसका कोई सेपरेट नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आएगा प्रोविजंस, और कोई बेटे इन्होंने प्रोविजंस की क्लासिफिकेशन दी भी नहीं है। आगे चलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट का शानदार टोटल। सेकंड नंबर पे आनी है आपकी एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला मेजर हेड बनेगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आपका पहला सब हेड बनेगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का पहला सब टू सब हेड होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके लिए बना देना नोट नंबर 2। 2-3 टाइप की फिक्स्ड एसेट्स दी है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सब है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अगला कोई गुडविल वगैरह तो है नहीं, तो दूसरा मेजर हेड बनेगा यहाँ पर आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का पहला सब हेड होगा बेटे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद बेटे दूसरा सब हेड होगा ट्रेड रिसीवेबल, और तीसरा सब हेड होगा यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन? अरे बोलो ठीक है। इसके बाद बेटे हो जानी चाहिए तुम्हारी बैलेंस शीट का यहाँ पर एक टोटल। इसके बाद बनेंगे आपके नोट्स टू अकाउंट। पहला नोट्स टू अकाउंट बनेगा शेयर कैपिटल का। बताओ बेटे कितने शेयर इशू किए, अपनी थर्ड एंट्री पढ़ो और बताओ कितने इक्विटी शेयर इशू किए। सबसे पहले तो बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में दी है क्या? शायद दी हुई थी बेटे इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ₹15,000 लैक्स की ऑथराइज्ड कैपिटल है, और यहाँ पर ये 10 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटे ऑथराइज्ड कैपिटल 15,000 लैक्स। ऊपर ही लिख देना बेटे रुपीज इन लैक्स। इसके बाद आ जाओ बेटे ए में ऑथराइज्ड कैपिटल, बी में आ जाओ बेटे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड्स, अरे यार ये थोड़ा सा नीचे 15,000 लिखना ऊपर था। लिखना है। अरे हाँ 15,000 को ऊपर जाना था बेटे। हाँ ये लो, बताओ बेटे कितने इक्विटी शेयर इशू किए थे? अरे बताओ ना। 8100. 8100. 8100.
8100 लैक्स, ठीक है ना, 8100 लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। सर 810 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे ना? 810 है क्या? मैं नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा हूँ, सब कह रहे हैं 8100। 810 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, ये हो गया 8100। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट थे? 11%। 11%। कितने थे? 120 लाख थे ना शायद? यस सर। 120 लाख, 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, ये हो गया था शायद 1200 लाख, ठीक है ना? Yes, sir. यस टोटल 9300. 9300। नीचे डिस्क्लोजर दे देना, अबव शेयर, above shares has been issued for consideration other than cash, for consideration other than cash। 9300 लाख की शेयर कैपिटल को ले आओ बेटे यहाँ पर। दूसरा नोट्स टू अकाउंट बनना है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन सी एसेट आएगी? जल्दी जल्दी फटाफट बोलना शुरू करो। कोई नहीं बोल रहा सर। 4683, प्लांट एंड मशीनरी, 4683, प्लांट, अरे तो इंडिविजुअल भी तो बता। अच्छा वो सर क्या है उसका क्या करना है? इंडिविजुअल प्लांट एंड मशीनरी 4215 प्लस 468, टोटल कितना? 4683। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर आएगा 2400 प्लस 183। टोटल कितना आएगा? 2583। 2583। उसके बाद आएंगे मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल आएंगे बेटे 51 के। टोटल 7317, 7317 ले आओ बेटे सॉरी 7317 यहाँ पर। अब बेटे धड़ाधड़, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आएगा ये बता दो। थैंक यू, आगे चलते हैं बेटे। 180 सर, 180। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा 180 का। ओके। 8% डिबेंचर अपन ने कितने के इशू किए थे? 300, 300 लैक्स के। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स कितने के थे? 2790, क्रेडिटर्स हैं 2790। प्रोविजंस 963, 963। 63, टोटल 13173। 13173। ओके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो आ गया। इन्वेंट्री मैं ऊपर करना जरा। सर इन्वेंट्री है 2814, 2817 4, 2814, ठीक है। यस सर। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल 1281। 1281। ट्रेड रिसेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1782। 17। सर नहीं ना एक बेटा, नहीं, इतना सारा कैसे हो एंट्री- जाएगा? सर एंट्री वाला माइनस नहीं कर रहा है। हाँ एक मिनट। कैश का बैलेंस अपन ने लिया था 1782 का, लिया था ना? एक Yes, मिनट रुक sir. जाओ। 1782 का कैश बैलेंस ये लिया था। पुरानी कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए थे हमने, शायद 6 लाख रुपीस के थे ना वो? सर 6 और 15 माइनस होगा।
6 और 15 माइनस होगा, ये 15 का है कि अच्छा नई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। देखना जरा माइनस 1761 टोटल देखना कितना होता है। सर आ गया टोटल 13173 दैट इज द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट। डन, बधाई हो सर। चैप्टर खत्म। फाइनली कंप्लीट। नहीं बेटे चैप्टर में है कुछ नहीं, दमखम नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये टाइम बड़ा खा जाता है ये। सर एक बार वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा दो। वर्किंग नोट नंबर 2 दिखाऊं? वर्किंग नोट नंबर 2 था कहाँ यार अपने पास में? सर मेरे नोट नंबर 2। सर अच्छा, नोट्स नोट तो नंबर अकाउंट 2, का ओके बोल ये रही लो, है। ये लो बेटे नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगली बार तो बेटे पक्का इस चैप्टर को ऐसे ही निपटाऊंगा मैं क्लास में, देख लेना। पूरा का पूरा चैप्टर में जाऊंगा कॉपी सर मार के। लिटरली ये चैप्टर नहीं था, वो सॉल्व इतना पड़ा था। अरे ये बड़े बता रहा हूँ ना, बड़ा खतरनाक ये है कुछ नहीं इसमें। एक तो इसमें और दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कसम से बता रहा हूँ ना, लिखते लिखते हाथ टूट के हाथ में आ जाते हैं और खत्म करते 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 थक जाता आदमी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और निकला क्या आखिरी में चैप्टर में? कुछ भी नहीं। इससे अच्छे तो बेटे पढ़ने लायक चैप्टर होते कौन से, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, उन चैप्टर में फिर भी तो दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भी मजा आता है बेटे उन चैप्टर को सॉल्व करने में। इन चैप्टरों के अंदर तो हालत खराब हो जाती है। मतलब ग्रुप 2 का तो पूरा, ग्रुप 2 का तो अगर मैं पूरा का पूरा सिलेबस देखूँ ना, तो ग्रुप 2 के पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसको पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आता है, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी तो उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर सिवाय हमाली करवाने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत लेंदी लिक्विडेशन में भी लिख सिर्फ लिख के लिखना ही लिख लिख पड़ता के है। लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के हाथ तोड़वा लो अपने, और कुछ नहीं है बस। आगे चलें? कैसा? हाँ बेटे सर यहाँ पर 10वां लेक्चर है इसका अमलगमेशन का। वही बोल रहा हूँ ना बेटे, और हालत खराब हो गई। आगे चलते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पर बेटे आपका अमलगमेशन वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक मैंने शुरू करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने हैं मैंने ग्रुप 2 के। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने डिस्कस करना है AS20, उसका सेटअप बनाने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अभी हो रहे हैं लगभग 9:50। सर टेस्ट डिस्कस नहीं करेंगे? अरे टेस्ट पेपर भी, हाँ तो इसके बाद बेटे पहले टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सर AS20 पहले सुनिए ना अभी लगे हाथ इसका रेटिंग करवा दीजिए ना। अच्छा हाँ रेटिंग भी कर लो लगे, हाँ तो बेटे एकदम सही बोला है बेटे, लगे हाँ तो पहले रेटिंग कर लो ताकि ये वाला काम खत्म हो अपना। रेटिंग करने के लिए क्या है बेटे, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके मर्जर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको ले लो बेटे 5 स्टार रेटिंग। सर सबका मत करो, बस 5 स्टार बता दो। हाँ बेटा, सिर्फ 5 स्टार और 4 स्टार बता दीजिए, 3 स्टार 2 स्टार तो ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लिखना मेरा काम है, तुम्हें नोट डाउन करना या नहीं करना वो तुम्हारा मैटर है। आपने किया तो हमने भी कर लिया सर। ठीक है 5 स्टार रेटिंग बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए 5 स्टार रेटिंग होगा, ठीक है ना बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं 4 स्टार रेटिंग सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन दोनों आ जाता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटे 16 तो थी सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार रेटिंग डाल दो, इसमें सिर्फ अमलगमेशन का मतलब समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन नोट्स के अंदर डाला गया है और कोई रीज़न नहीं है। आगे चलते हैं बेटे, इसके बाद आ जाओ किस पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेटे मुझे कुछ खास दिखा नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कुछ खास था नहीं, इसलिए बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 15 को 3 स्टार रेटिंग पर ही लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये बेटे एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसको एक 5 स्टार रेटिंग में रखना ज़रूरी है क्योंकि पहले रिवीजन में एक क्वेश्चन आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का होना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का होना भी ज़रूरी है और एक क्वेश्चन आपका मर्जर का होना भी ज़रूरी है। तो मर्जर के एक क्वेश्चन को अपन ने 5 स्टार रेटिंग दे दी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के एक क्वेश्चन को 5 स्टार रेटिंग दे दी, ठीक है। अब बेटे उसके बाद आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगता है, कौन सा वाला, ये है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 13। बढ़िया मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमाली कम है लेकिन अमलगमेशन की सारी चीज़ें इसके अंदर लगभग कवर हो जाती है। क्वेश्चन की अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन निकालना है और नई कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ आगे चलते हैं बेटे, ये लो क्वेश्चन नंबर 13 को डालो बेटे 5 स्टार रेटिंग।
क्वेश्चन नंबर 13 5 स्टार रेटिंग है। और आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो अलग अलग कंपनी हैं, फॉलोइंग एग्रीमेंट गुडविल अरियर ऑफ डेप्रिसिएशन होल्डर ऑफ 2 शेयर। हाँ बेटे ये वाला क्वेश्चन भी बेटे 5 स्टार रेटिंग में डाल दो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पर शेयर निकालने की बात होती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को 5 स्टार रेटिंग डाल दो। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटे आपका कवर हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू वाला एडजस्टमेंट, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपका कवर हो जाता है बेटे कौन सा, नेट पेमेंट मेथड, ठीक है ना। यहाँ पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाती है। और आगे चलते हैं, कंप्यूट द बेसिस। ये वाला क्वेश्चन बेटे मुझे कोई दमखम का नहीं दिखता, सिर्फ साइज में बड़ा है, तो इसको डाल दो बेटे 3 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग के बाद द बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे ऐसा कोई दमखम नहीं दिखा बेटे, तो इसको भी डाल दो आप 3 स्टार रेटिंग। उसके बाद क्या करना है बेटे, उसके बाद बेटे ये तो नेट एसेट मेथड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कोई ज़्यादा दमखम नहीं है, इसको भी डाल दो बेटे 3 स्टार रेटिंग। क्वेश्चन नंबर बेटे 8 के अंदर भी कोई दमखम नहीं है बेटे, इसको भी डाल दिया जाए 3 स्टार रेटिंग। सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 12 11 10 का बताइए ना सर। हाँ 12 11 10 का एक बार फिर से बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 9 3 स्टार रेटिंग में आया, क्वेश्चन नंबर 10 3 स्टार रेटिंग में आया, क्वेश्चन नंबर 11 3 स्टार रेटिंग में आया, क्वेश्चन नंबर 12 5 स्टार रेटिंग में आएगा, ठीक है। ठीक है सर, हो गया। आगे चलें, यस सर। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार लिमिटेड और मून लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर एडजस्टमेंट थे। इसको बेटे आप 4 स्टार रेटिंग में ले लेना, खाली वो प्रॉफिट के बेसिस पर, और वो जो कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पॉइंट था ना, वही वाला पॉइंट यहाँ पर कवर हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 4 स्टार रेटिंग में डाल रखा है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इसके अंदर गुडविल वगैरह निकालनी थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बच्चों टाइप का एडजस्टमेंट था, इसलिए बेटे इसको आप ले लो 3 स्टार रेटिंग में, ठीक है। थ्री स्टार रेटिंग के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटे कुछ डिसिडेंट शेयर होल्डर वाला एडजस्टमेंट था। बहुत दिनों से या कहूँ तो बहुत सालों से ऐसे डिसिडेंट शेयर होल्डर वाले एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, ये वाला एडजस्टमेंट। और इसीलिए बेटे ये एडजस्टमेंट का मैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस ये एडजस्टमेंट एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन बहुत दिनों से ये एडजस्टमेंट आया नहीं है। इसीलिए बेटे इसको आप 5 स्टार रेटिंग में चलना, क्योंकि डिसिडेंट शेयर होल्डर का एडजस्टमेंट कई जगह कवर हो जाता है। ये एडजस्टमेंट बेटे परवेसिव इफेक्ट डालता है पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सीधे ये परचेस कंसिडरेशन ही गलत करवाता है। आगे चलें? यस सर, आगे चलो। उसके बाद बेटे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला भी 5 स्टार रेटिंग वाला लगता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड वाला, इसको भी डालो 5 स्टार रेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटे चुपचाप बेटे उठा के 3 स्टार रेटिंग में डाल दो, कोई दमखम नहीं था सिवाय गुडविल के कैलकुलेशन के। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटे उठा के बेटे 3 स्टार रेटिंग में डाल दो बेटे, क्योंकि इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन आपने आगे सॉल्व कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को भी डाल दो 3 स्टार रेटिंग में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कायदे से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये बेटे मैंने नोट्स के अंदर डाले थे, सिर्फ और सिर्फ आपको अमलगमेशन का मीनिंग समझाने के लिए। डन? 6 5 स्टार क्वेश्चन हुए। हाँ बेटा, 6 5 स्टार क्वेश्चन है। हाँ, तो 6 5 स्टार रेटिंग के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपका अमलगमेशन का रिवीजन कंप्लीट है, ऐसा मान लेना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बताते चलो ना। हाँ बेटा, 4 फोर्थ का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? ये तो है 3। हाँ बेटे 5 स्टार रेटिंग वाला है क्वेश्चन नंबर 4। ओके सर। ओके डन। तो बेटे ये जो 5 सर 6 एक क्वेश्चन, चीज पूछना था। हाँ हाँ बोलो। तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप में मतलब अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंटिंग का नहीं दिया हुआ टेस्ट पेपर में। हाँ बेटे आएगा ना, वो ब्रांच अकाउंटिंग का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग अपने आप में जैसे ये अमलगमेशन वाला चैप्टर है ना, वैसी ब्रांच अकाउंटिंग है, चालू तो हो जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। सबसे लास्ट में कराने का रीज़न ये है क्योंकि एग्ज़ाम तक वो याद भी रहेगा
और सबसे लास्ट में कराने के बाद ब्रांच अकाउंटिंग का एक अलग से टेस्ट पेपर निकालूंगा मैं, और उतना ही टेस्ट पेपर अगर आपने रिवाइज कर लिया तो भी आपकी ब्रांच अकाउंट की कंप्लीट रिवीजन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ओके सर। सर उसमें एक कोई एएस भी है ना? हाँ, AS 11 आता है ना उसके ब्रांच अंदर। अकाउंटिंग। वही तो बोल रहा हूँ बेटे, Yes, असल sir. में ब्रांच अकाउंट इंस्टीट्यूट वाले एक ही चैप्टर के नाम से देते हैं, लेकिन उसमें इनलैंड ब्रांच अलग और फॉरेन ब्रांच अलग। फॉरेन ब्रांच को समझने के लिए पहले AS 11 को समझो, तब जाके फॉरेन ब्रांच समझ में आता है, फिर उसके बाद में फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन खत्म करो। इनलैंड ब्रांच के अंदर अकाउंटिंग करने की बेटे 4 मेथड है, तो 4 मेथड पहले इनलैंड ब्रांच की समझाओ, फिर उसके बाद में AS 11 पढ़ो, फिर उसके बाद में फॉरेन ब्रांच पे जाओ। तो ये कुल मिला के कहानी बहुत लंबी खिंच जाती है और कितने क्वेश्चन नंबर आना का आता है। है? हाँ बेटा, कितने नंबर का आना है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है बेटे एक 15 मार्क्स का। यस सर, 15 मार्क्स का चैप्टर है वो। हाँ 15 मार्क्स का आता है, लेकिन इनपुट आउटपुट रेशो बेटे कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो बहुत कम है ना, बहुत बुरा है ना बेटे। वहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखूं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म होने में जल्दी खत्म हो जाता है, रिवीजन जल्दी हो जाती है उसकी, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस क्लेम में रिवीजन जल्दी खत्म हो जाती है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हायर परचेज में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे अगर मैं दूसरे चैप्टर्स को देखूं तो दूसरे चैप्टर के अंदर इनपुट आउटपुट रेशो बहुत तगड़ी है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से। फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट इशू, और उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इन सबको मिला के कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, नहीं करते तक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ब्रांच अकाउंट तो एक इतना बड़ा सरदर्द है कि चालू होता है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहता। और उसके बाद कई बार अगर इंस्टीट्यूट का मन हुआ तो बेटे ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन छोटा करके बेटे डिपार्टमेंट अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं। ये भी होता है बेटे, कई बार ब्रांच अकाउंट में से देखो तो आप 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा उसमें, ऐसा भी होता है। तो ब्रांच अकाउंट कई बार बड़ा डिसअपॉइंट करता है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बेटा ब्रांच अकाउंट के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसको लास्ट में ही पढ़ाया जाए तो बेहतर है, ठीक है। ओके सर। तो इसके बाद बेटे हम शुरू करेंगे अपने ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपने ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को खत्म करने के बाद फिर मैं आऊँगा ब्रांच अकाउंट पे। डन? सर ये ग्रुप 2 के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं? हाँ बेटे, सारे बस प्रैक्टिकल accounting चैप्टर standard खत्म, बाकी। ग्रुप 2 के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर खत्म है तुम्हारे, ठीक है ना। अब ग्रुप 2 का अगर Okay, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो 2 या 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल है, बाकी सारे थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखना 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 और समझना 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 उसके अंदर, और कुछ भी नया नहीं है, ओके सर। ठीक है। अब बेटे Yes, sir. आकांक्षा ऐसे करो या ऐसे करो या हे भगवान करो, कैसे भी करो बेटे, अब लेकिन जो है वो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। हाँ तो बेटे मैं 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लूँगा। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम ग्रुप 2 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर शुरू 10:15 करेंगे। से शुरू करेंगे ना? अब बेटे Yes, 10 sir, तो बज ही गए 10:15 हैं, ले लो 15-20 मिनट का ब्रेक, ब्रेकफास्ट एक पास कर लो। 20 हाँ मिनट सर, कुछ होना है। ब्रेकफास्ट करना है। बेटे पक्की बात बताओ, सौमिल सर की क्लास है कि नहीं? नहीं तो पता लगा मैं तुम्हें सर, 20 नहीं मिनट का आई है, ब्रेक दे अभी दूँ और नहीं 11 है। बजे से सौमिल सर का मैसेज आया मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं है। वो आएगी नहीं नहीं होगी, सर हो बीच गई में। तो हम बोल देंगे सर क्लास